हेलो बच्चों, मिशन 2022 ट्रेड वेल्डर प्रैक्टिस टेस्ट 4 हम 3 प्रैक्टिस टेस्ट कर चुके हैं। आज चौथा प्रैक्टिस टेस्ट है और इसके भी गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हर बार की तरह मिलेगा। और अगर आपने उसको अटैम्प्ट किया, अपना ईमेल एड्रेस हमें वैलिड ईमेल एड्रेस बताया और अगर आपके 85% से ऊपर मार्क्स आपने स्कोर किए तो हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे जो आपको ईमेल से भेजा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट, जो भारत स्किल्स के द्वारा भारत स्किल ऐप पे भी आपको ये मिल जाएगा। मतलब ये आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में ये सवाल हैं, मैं सिर्फ उनको सॉल्व करने के तरीके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट। इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस भरेंगे, मेरा अपना भरा हुआ है, फिर आप अपना नाम भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर आप लिखेंगे। ये गूगल फॉर्म की कुछ अनिवार्य कंडीशंस हैं। आप अपना सेशन 2021 भरें या 2022-20 भरें, अगर पुराने हैं तो आप भी दे सकते हैं। ओके, ये सब करने के बाद आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, आपके क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। वेल्डर ट्रेड की 4th प्रैक्टिस टेस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पिछले टेस्ट में कर चुके हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। तो इसको दोबारा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्रेटर पे इसका निशान लगा देते हैं। What will be the effect of magnetic field shown in the figure below? ओके, ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। ये आर्क ब्लो से संबंधित है। आर्क इज डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, ये इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर है। ये भी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। विच डिफेक्ट विल अकर व्हेन द इक्विपमेंट इज चेंज्ड फॉर AC टू DC, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। AC में आर्क ब्लो नहीं होता, DC में आर्क ब्लो होता है, तो इसका उत्तर भी आर्क ब्लो है। अगर आप AC मशीन से वेल्डिंग कर रहे थे और उसके बाद आपने DC मशीन से वेल्डिंग करना शुरू कर दिया तो कौन सा डिफेक्ट होगा, वो होगा आर्क ब्लो। बाकी तीनों डिफेक्ट AC में भी हो सकते हैं, DC में भी हो सकते हैं। इन डिफेक्ट्स का होने का ये मतलब नहीं निकलता क्योंकि पहले आप AC से कर रहे थे, फिर आप DC मशीन से करने लगे, इसलिए ये डिफेक्ट आए हैं। एक ही ऐसा डिफेक्ट है जो इस वजह से आएगा, वो है आर्क ब्लो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the current range required for 3.15 mm dia MS electrode in arc welding? आर्क वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास MS रॉड के लिए करंट की सीमा क्या है। करंट मतलब वो वर्तमान लिख दिया गूगल जी ने, ट्रांसलेशन ने, तो वो करंट मतलब है विद्युत करंट। उसकी क्या सीमा रखेंगे। देखिए, एक पहले भी एक सवाल पे हम अटक गए थे जब उन्होंने पूछा था 10 mm मोटी प्लेट के लिए कितना करंट सेट करना चाहिए। करंट सेट होता है, कई कंडीशंस होती हैं, उसमें आपने कोटिंग कैसी कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोटिंग सेलुलोज की है या र्यूटाइल है, यानी कि टिटेनियम डाइऑक्साइड की है, तो हो सकता है आप कम करंट पे भी आप उसको कर लें, वेल्डिंग कर लें। या लो, अगर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, यानी कि 6-0 से शुरू हो रही है आपकी इलेक्ट्रोड, तो हो सकता है करंट रिक्वायरमेंट कम हो। 7-0 से शुरू हो रही है या आपकी कोटिंग जो है लो हाइड्रोजन कोटिंग है, तो आपको करंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, भले ही दोनों कंडीशन में उसका डायमीटर 3.15 हो। थोड़ी समझने की बात है। ये सवाल ऐसे नहीं बन सकते कि बताइए 3.15 का क्या होगा। फिर भी अगर मुझे इसका आंसर ही देना हो तो इस 3.15, जिसको हम 10 नंबर भी कहते हैं लोकल भाषा में, इसका जो कोर वायर है उसका डायमीटर होगा 3.15। इसकी करंट रेंज 90 एम्पियर से शुरू होगी और 140 एम्पियर तक हो सकती है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। 40 से 50 एम्पियर नहीं हो सकता, 50 से 60 एम्पियर नहीं हो सकता, 70 से 80 एम्पियर भी नहीं हो सकता। 70 से 80 एम्पियर आपकी 2.5 mm के लिए हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा है 3.15 mm इलेक्ट्रोड। इसका सही उत्तर है 4th ऑप्शन डी, 100 से 110 एम्पियर तक। वैसे अगर ये रेंज 90 से 140 एम्पियर तक दी होती तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता ये। और आपको जब भी आप इलेक्ट्रोड खरीदने जाएंगे तो आपको जो पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरर उसकी एक टेबल देता है कि 3.15 इलेक्ट्रोड इतने एम्पियर इस रेंज में चलेगी, 2.5 इस रेंज में चलेगी, 4 mm इस रेंज में चलेगी। आपको वही करंट सेट करना है जो आपके मैन्युफैक्चरर ने बताया है। ये बात ध्यान रखिएगा जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो या आप जब वेल्डर बन गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of last bit of the discarded electrode? एक छूटे हुए इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट को क्या नाम का है। ओके, ये पूछना चाह रहे हैं, जब हमने स्टिक हमने इलेक्ट्रोड को चलाना शुरू करा, वो गलनी शुरू हुई, फिलर मेटल जो है वो वेल्ड पूल पे जाने लगा और हमारी इलेक्ट्रोड छोटी होती तो हम पूरी इलेक्ट्रोड को आखिर तक नहीं गला पाते हैं।
तो ये पूछना चाह रहे हैं जो वो इलेक्ट्रोड बचा है आखिरी, जो जिसको हम वेस्ट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, मतलब हमारे लिए स्क्रैप है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड स्टब, जिसको आखिर का बचा हुआ हिस्सा कहते हैं, उसको हम स्टब एंड कहेंगे। ऑप्शन सी, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप्स आर देयर? माइल्ड स्टील पाइप को कितने ग्रुप्स में हमने रखा है? हमने माइल्ड स्टील पाइप को 2 ग्रुप में रखा है, पिछली वीडियो में भी हम देख चुके हैं। एक होता है सीमलेस और एक होता है वेल्डेड। सीमलेस जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता, एक्सट्रूजन से बनता है, और वेल्डेड वो जिसमें हम वेल्डिंग करके हम उन पाइप्स को बनाते हैं। तो ये 2 ग्रुप में हमारे पास स्टील के पाइप्स होते हैं। इसका सही आंसर है 2 ग्रुप्स। वैसे पाइप फर्दर कई क्लासिफिकेशन में हैं उनकी वॉल थिकनेस के हिसाब से। हाउ अ पाइप इज स्पेसिफाइड? पाइप को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? देखिए, अगर आप इस सवाल को आप ऐसे समझें कि मार्केट में अगर आप पाइप लेने जाओ तो आपको दुकानदार को क्या बताना पड़ेगा? भाई आपको एक तो उसका डायमीटर बताना पड़ेगा कि आपको 2 इंच का पाइप चाहिए या 3 इंच का पाइप चाहिए, आपको उसको डायमीटर बताना पड़ेगा। तो एक स्पेसिफिकेशन तो उसके डायमीटर से आती है, और डायमीटर के साथ साथ आपको, क्योंकि 2 इंच का अगर आपने पाइप कह दिया तो 2 इंच का पाइप मोटी चादर से बना हुआ भी हो सकता है और बारीक भी हो सकता है, मतलब हल्का भी हो सकता है, भारी वाला भी हो सकता है, दोनों 2 इंच के होंगे। तो हमें वॉल थिकनेस बतानी होगी, तो हमारे पाइप की स्पेसिफिकेशन डायमीटर से भी होगी, वॉल थिकनेस से भी होगी। वॉल थिकनेस का मतलब ये है आउटर डाया और इनर डाया दोनों अगर आपको पता हो तो वॉल थिकनेस अपने आप निकल जाती है। आउटर में से इनर डाया घटा देना और 2 से भाग कर देना तो आपकी वॉल थिकनेस आ जाती है। तो ये 3 चीज़ों के बाद हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कितना लंबा पाइप है। तो पाइप 20 फीट के भी आते हैं, 30 फीट के भी आते हैं और 12 फीट के भी आते हैं। ये लंबाइयाँ आमतौर पे हमें मार्केट में मिल जाती हैं। अब हमें देखना ये है कि नीचे आंसर्स में हमें कौन सा आंसर सही लग रहा है। सिर्फ डाया बता के नहीं, डाया बता देंगे तो वो भारी भी हो सकता है, हल्की भी हो सकता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। खाली लेंथ बता के खाली लेंथ बता दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि 2 इंच का पाइप चाहिए या 1 इंच का पाइप चाहिए? तो ये भी इसको ऐसे भी स्पेसिफाई उसको नहीं करते हैं। आउटर डाया ओनली, सिर्फ बाहर का डाया बता दे तब भी इसको नहीं स्पेसिफाई कर सकते। इसका एक ही आंसर करेक्ट है, आउटर डाया, इनर डाया और लेंथ। अगर आउटर और इनर दोनों डाया आपको पता है तो वॉल थिकनेस आपको अपने आप पता चल गई, समझो। और उसकी लंबाई बतानी है कि आपको ये पाइप कितना लंबा या कितने लंबी लेंथों में चाहिए, बहुत सारे पाइप। व्हाट शुड बी द बेवल एंगल ऑफ एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग? अगर 6 mm वॉल थिकनेस का कोई पाइप है, उसकी वेल्डिंग आपको करनी है तो आपको बेवल एंगल क्या बनाना है? 30 से 35 डिग्री। इस बेवल एंगल को आप इंक्लूडेड एंगल ना समझना। बेवल एंगल होता है जैसे आपने 2 पाइप को जोड़ना है तो एक पाइप पे जो आपने ये तिरछी सतह बनाई है वो वर्टिकल से कितना झुका के बनाई है उसको बेवल कहते हैं। लेकिन अगर दूसरा पार्ट भी आपने लगा दिया जिसमें उल्टी तरफ वो बेवल बनी हुई है तो टोटल एंगल इसका दुगना हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में 30 से 35 डिग्री मुझे एक साइड का, यानी कि आधा एंगल, जिसको बेवल एंगल कहा जाता है, आधा एंगल 30 से 35 होगा तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 से 70। पर इनमें सबसे ज़्यादा सही उत्तर ऑप्शन ए है, क्योंकि 40 से 45 तो वो तो 80 से 90 डिग्री टोटल एंगल हो जाएगा। वो बहुत बड़ा ग्रूव बन गया, उसमें डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा आएंगे, वेल्डिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी आपको, और बाकी एंगल तो उससे भी बड़े हैं। तो नीचे के कोई ऑप्शन सही नहीं है, एक ही सही ऑप्शन है इसका, वो है ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में जो फिलर रॉड यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया भी, ये लंबी लंबी होती हैं, लगभग 1-1 मीटर लंबी होती है, 3 फीट लंबी होती है, उनको काट काट के हम प्रयोग करते हैं। तो ये फिलर मेटल के बारे में पूछ रहे हैं कि कॉपर कोटेड मतलब होती है एमएस की है, उसके ऊपर सिर्फ कोटिंग कॉपर की चढ़ा देते हैं तो वो देखने में कॉपर जैसे कलर की लगती है, अंदर वो एमएस की ही फिलर रॉड है, उसके ऊपर कोटिंग जो है कॉपर की चढ़ा दी जाती है। तो उसको चढ़ाने का, उस कॉपर की कोटिंग का क्या लाभ है, क्यों चढ़ा, उसका क्या उद्देश्य है, ये पूछ रहे हैं। वो उसको रस्ट से बचाती है, क्योंकि वो पैकेट खुलने के बाद अगर एमएस की खाली बेयर इलेक्ट्रोड होगी तो उस पर जंग लग जाएगा। वाटरप्रूफ बनाने के लिए नहीं करते हैं उसको, और मॉइस्चर, और अगर देखिए वाटरप्रूफ या मॉइस्चर प्रूफ दोनों एक ही तो बात हुई, मॉइस्चर भी तो वाटर ही है। तो अगर एक वाटरप्रूफ अगर इसका सही उत्तर होता तो मॉइस्चर प्रूफ भी सही उत्तर होता। हमारा एक सवाल के 2 उत्तर तो सही नहीं हो सकते ना, तो ये बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो सकते हैं। इंक्रीज्ड फिलर डाया उस फिलर रॉड का डायामीटर इंक्रीज करना उसका उद्देश्य नहीं होता, वो तो बहुत पतली एक लेयर होती है माइक्रोन्स में, उससे उसका डायामीटर नहीं बढ़ता है। व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर? इस फिगर में ये जो डिफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डिफेक्ट का नाम क्या है? अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, बिना ऑप्शन को देखें, तो
जो ये बट जॉइंट है पहले वाला, इसमें आप देखेंगे वेल्डिंग नीचे तक नहीं हुई है, नीचे तक वेल्डिंग नहीं हुई है। नीचे का एक हिस्सा, प्लेट का हिस्सा, वो वेल्डिंग ही नहीं हो पाया, वो ऐसे ही खुला रह गया है, रूट गैप पूरा पेनिट्रेट नहीं हो पाया है। इसी तरह अगर आप फिलेट जॉइंट में, टी जॉइंट में देखेंगे, जिसमें फिलेट एक वेल्ड आपके सामने बन रहा है, जो काला काला है वो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर वेल्डिंग हुई है। इस काले के नीचे आपको एक हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा होगा तिकोना, जहाँ पर वेल्डिंग हुई नहीं है, तो ये भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ। ये आंसर में अगर कहीं लैक ऑफ पेनिट्रेशन लिखा होगा तो वो हमारा आंसर सही होने वाला है। अब देखते हैं इसके आंसर क्या क्या है। ओवरलैप ये नहीं है। पोरोसिटी होती है जब कोई छिद्र जैसी कोई चीज़ वेल्डिंग में आ जाती है, उसको पोरोसिटी कहते हैं। रीएनफोर्समेंट वैसे तो डिफेक्ट होता नहीं है, लेकिन ये रीएनफोर्समेंट नहीं है, वो ऊपर एक कैपिंग लेयर लगाते हैं ताकि वेल्डिंग को और मजबूत कर सकें। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डिके डिफेक्ट्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। वेल्ड डिके एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम क्रोमियम स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए ये डिफेक्ट आता है। इसकी मेटलर्जी में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। आप ऐसा समझ लीजिए बस थोड़ा सा कि क्रोमियम को हम स्टेनलेस स्टील में ऐड करते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो। उसको ऐड इसीलिए किया जाता है कि कोरोजन ना हो, लेकिन जब हम उस पर वेल्डिंग करते हैं तो उस हीट में क्या होता है कि वो क्रोमियम, अगर उस स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो वो उसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है। ग्रेन्स होते हैं, उनकी बाउंड्री पे आके वो बैठ जाता है, बीच में से क्रोमियम की मात्रा कम हो जाती है। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारा स्टेनलेस स्टील कोरोजन होने लगता है। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ, यानी कि डी, स्टेनलेस स्टील में आपको वेल्ड डिके मिलता है। विच फिलर रॉड इज यूज्ड फॉर ब्रॉन्ज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मैलिएबल आयरन एंड कॉपर। भाई कास्ट आयरन, मैलिएबल आयरन और कॉपर को अगर आपको वेल्ड करना है, देखिए कास्ट आयरन आमतौर पे वेल्डिंग कास्ट आयरन पे बहुत मजबूत नहीं होती, तो या तो आप कास्ट आयरन की वेल्डिंग से उसको वेल्डिंग करें, वो उसको जोड़ तो देता है लेकिन बहुत ज़्यादा आप इम्पैक्ट लोड उस पर नहीं डाल सकते, टेंसाइल लोड नहीं डाल सकते, कंप्रेसिव लोड डाल सकते हो बस। तो कास्ट आयरन हो या मैलिएबल आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन ही है ये, कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन और कॉपर, इस तरीके की जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हम कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। उसमें कॉपर और निकल, अगर आप मेरा AWS क्लासिफिकेशन का वीडियो देखेंगे तो बाद में हमने कास्ट आयरन की इलेक्ट्रोड का जिक्र किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि ये निकल बेस होता है, आपकी जो कास्ट आयरन है उसकी इलेक्ट्रोड में निकल होता है। तो जहाँ पर भी कॉपर और निकल लिखा होगा वो हमारा आंसर सही होने वाला है। मैंगनीज कॉपर और मैंगनीज ब्रॉन्ज फिलर रॉड, ये आंसर सही नहीं है। कॉपर फास्फोरस फिलर रॉड, ये भी आंसर सही नहीं है। कॉपर फास्फोरस एलॉय फिलर रॉड, ये भी नहीं है। हो सकते हैं लेकिन इससे बेहतर आंसर मुझे लास्ट वाला लग रहा है, कॉपर, जिंक और निकल फिलर रॉड। ऊपर क्वेश्चन में कच्चा लोहा और निंदनीय लोहा जो लिखा है वो निंदनीय नहीं है बेचारा, मैलिएबल है। मैलिएबल इसलिए कहते हैं जब कास्ट आयरन में थोड़ा सा उपचार करके, ऊष्मा उपचार करके उसको हम मैलिएबल बना सकते हैं। आघातवर्धक यहाँ लिखा होना चाहिए था, पर गूगल ट्रांसलेशन बेचारा हिंदी थोड़ा कम जानता है, तो आप समझ जाना बच्चों। व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS क्लासिफिकेशन इन EB 5426 HJX रिप्रेजेंट? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, एक गलती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है AWS कोडिफिकेशन, यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के कोडिफिकेशन, और जो आगे कोड लिख दिया है वो लिख दिया है IS स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये जो EB लिखा जाता है, हमने जब AWS क्लासिफिकेशन की आप वीडियो देखें उसमें आखिर में स्क्रीनशॉट पे मैंने इंडियन स्टैंडर्ड भी दिखाए थे आपको, IS स्टैंडर्ड भी बताए थे कि उनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी अलग होती है। तो ये जो लिखा हुआ है EB 5426 HJX, ये क्लासिफिकेशन IS के अनुसार है और बता रहे हैं ये AWS क्लासिफिकेशन के। तो ये क्वेश्चन में एक इनहेरेंट एक गलती है, पर हम उससे घबराते नहीं हैं। हम ये हम समझ जाते हैं कि हमारा जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाह रहा है, हमें जो एग्जामिन करना चाह रहा है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हम उसकी अकल तक पहुंच जाते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि थर्ड डिजिट लिखा है, डिजिट मतलब नंबर्स, तो EB को छोड़ दो, डिजिट कहाँ से लिखी है 5426, इसमें जो थर्ड डिजिट है
AWS क्लासिफिकेशन में वो आपको वेल्डिंग पोजीशन बताती है, ये हम अच्छी तरह समझ चुके थे। तो इसका सही उत्तर है डी, वेल्डिंग पोजीशन। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सी ऑप्शन है वो पहली 2 डिजिट बताएंगी। टाइप ऑफ कवरिंग अगर AWS क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 4th डिजिट बताएगी, और अगर इस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ है EB, तो ये जो B लिखा हुआ है यही उसकी टाइप ऑफ कवरिंग बता रहा है, बेसिक यानी कि लो हाइड्रोजन यानी कि कैल्शियम बेस्ड कोटिंग है उसकी। और टाइप ऑफ करंट 4th डिजिट बताती है दोनों में। पर इसका सही उत्तर क्या है? वेल्डिंग पोजीशन। 3rd डिजिट दोनों में, AWS में भी और IS में भी दोनों में वेल्डिंग पोजीशन ही बताती है 3rd डिजिट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? देखिए, अपने ज्ञान को ऐसा विकसित करें जो आप इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हो जाएं। परीक्षाएं तो बहुत आसान हैं, पास होनी ही है परीक्षाएं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उन परीक्षाओं के बाद आप देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और अपने काम देने वाली कंपनी के लिए एक हीरा बने, तो आपको ये सारा ज्ञान समझना पड़ेगा, आना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसेसरी इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द आइज ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मुझे नीचे हैंड स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। देखिए, हम गैस वेल्डिंग की बात करें और आर्क वेल्डिंग की बात करें तो हमें एक इनके बीच का अंतर समझना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग में जो लाइट की चमक है वो उतनी नहीं होती जितनी आर्क वेल्डिंग में होती है। गैस वेल्डिंग में उतना एक्सपोजर नहीं होता, उतना रेडिएशन नहीं होता अल्ट्रावायलेट रेज का। तो गैस वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा कि वेल्डर काला चश्मा लगाते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग करते हुए वेल्डर हैंड स्क्रीन या हेलमेट का प्रयोग करते हैं जिसके शीशे बहुत ज़्यादा काले होते हैं। फ्लेम को देखना इतना मुश्किल नहीं है, हाँ लगातार आप देखोगे तो आपकी आंखों में तब भी इरिटेशन हो सकती है, तो उसके लिए हम कलर गॉगल्स लगाते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? कलर गॉगल्स, ना कि हैंड स्क्रीन। हेलमेट और हैंड स्क्रीन हम आर्क वेल्डिंग में लगाते हैं, गैस वेल्डिंग में हम कलर गॉगल्स लगाते हैं। और ये जो ग्राइंडिंग गॉगल्स होते हैं ये वाइट ग्लासेस होते हैं। वाइट ग्लासेस को आमतौर पे हम ग्राइंडिंग करते हुए लगाते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस? व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस की संरचना क्या है? ओके, एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H2, यानी कि उसमें 2 कार्बन के एटम हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन का कितना वजन हुआ? 2, तो 24 और 2 26 हमारे पास टोटल एटॉमिक मास यूनिट आए हैं। तो कितना प्रतिशत हो गया? आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि वो 92% हो गया है। तो इसका सही उत्तर है डी। थोड़ा कैलकुलेशन करने का सवाल था पर आसान था। C2H2 में वो हमें एटॉमिक मास के प्रतिशत में पूछ रहे हैं, कितने प्रतिशत इसमें कार्बन के हिस्से हैं, कितने मोल्स कितने कार्बन के हैं और कितने मोल्स आपके हाइड्रोजन के होंगे एसिटिलीन गैस में। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन फिगर? ठीक है, गैस वेल्डिंग में हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी गैस वेल्डिंग फ्लेम की, तो उसमें हमने 3 तरीके की फ्लेम्स देखी थी और वो कैसी दिखती हैं वो भी अच्छी तरह समझा था। ये जो फ्लेम आपके सामने है ये न्यूट्रल फ्लेम है, क्योंकि इसमें एक ही कंबशन जोन आपको, इंटरनल कोन आपको दिखाई दे रही है, कोई सेकेंडरी कंबशन जोन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन नंबर 1, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती या कार्बोराइजिंग फ्लेम होती, इसमें 2 या 2 से अधिक, एक फेदर कोन भी होती है, 3 आपको अंदर की कोन्स दिखाई दे रही होती, बाहर की ये एक एनवलप होता है फ्लेम का, उसके अंदर जो ये कोन आपको दिखाई दे रही है। ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग में 1 से ज़्यादा होती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तीनों ही ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हैं, हमें तो ये बताना है कि ये उनमें से कौन सी है, तो उसका सही उत्तर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइज ऑफ CCMS filler rod is to be used for welding plate of 8 mm thick with V-edge preparation। एक V groove जॉइंट आपने बनाया है, प्लेट की मोटाई है 8 mm और प्लेट की मोटाई 8 mm है, तो ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी CCMS भराव की छड़ का आप प्रयोग करेंगे, मतलब उसका डायामीटर पूछना चाह रहे हैं, कितने डायामीटर की आपको छड़ प्रयोग करनी चाहिए। उसका फुल फॉर्म हो गया कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड। ठीक है, 8 mm मोटी आपकी प्लेट है जिसमें आपने वी ग्रूव बनाया हुआ है। अगर 8 mm की मोटी प्लेट का वी ग्रूव बनाया हुआ है तो 3.15, क्योंकि रूट गैप आप उसका 2 से 3 mm ही रखते हैं,
तो इससे छोटी तो इलेक्ट्रोड फिलर वायर है ही नहीं, तो 3.15 मेरी तरफ से आंसर है इसका। इसका आंसर निम्मी ने 5 mm, मतलब जो आपके भारत स्किल्स की जो आंसर की है उसमें इसका आंसर 5 mm डाया दे रखा है। बेटा 8 mm की प्लेट को 5 mm डाया फिलर रॉड से वेल्ड करना है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपका रूट गैप कितना है, वो हम तो हमेशा 2 ही mm रखते हैं ना, तो 2 mm रूट गैप के लिए 5 mm की, उससे भी कम होनी चाहिए फिलर रॉड। रूट mm से भी एक साइज़ कम होना चाहिए फिलर रॉड। अगर आपने 2 mm का रूट गैप रखा है तो 1.6 mm की फिलर रॉड से आप उसकी वेल्डिंग करेंगे, पर इन्होंने आंसर 5 mm दे रखा है। मुझे नहीं पता क्यों दे रखा है, और अगर किसी को पता है, आप में से किसी को पता है कि इसका आंसर 5 mm क्यों होना चाहिए, तो मैं उस डिस्कशन को मैं आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इस 8 mm मोटी प्लेट को 5 mm डाया की फिलर रॉड से क्यों हमें वेल्डिंग करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी तरफ से इसका आंसर, इन चारों में इनका बेस्ट आंसर है मेरे पास 3.15। 5 mm मेरी तरफ से रॉन्ग है, पर आंसर की में 5 mm दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेगमेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग 50 mm जे पाइप। अगर आपके पास 50 यानी कि 2 इंची के करीब का, 50 mm वैसे अलग होता है, 2 इंच से अलग होता है, 2 इंच का जो ओडी होता है वो 48.3 mm होता है, जबकि 50 mm पाइप अगर ओडी का दे रखा है तो वो 50 mm ओडी का होगा। चलिए 50 mm का पाइप है, उसको वेल्डिंग करनी है, तो आप उसको कितने सेगमेंट में भाग करेंगे? आप उसको 4 सेगमेंट में भाग करेंगे। देखिए पाइप की जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि एक तरफ से शुरू करी और पूरा गोल घूम के दूसरी तरफ से आके वेल्डिंग ख़त्म कर दी। ऐसा करने में पाइप की जो पाइप मुड़ जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाते हैं उसमें। तो हम क्या करते हैं, उसे 4 बराबर हिस्सों में आमने सामने, मतलब 4 उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तरफ वेल्डिंग करते हैं, फिर उसके अपोजिट एंड पे जाके वेल्डिंग करते हैं, फिर तीसरी साइड वेल्डिंग करते हैं, फिर उसके अपोजिट साइड जाके वेल्डिंग करते हैं, ताकि जिस तरफ आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस तरफ खिंचाव ना होने लगे, डिस्टॉर्शन ना होने लगे। डिस्टॉर्शन क्या होता है उसकी एक वीडियो अलग बना रखी है, आप उसको देखें। तो इसका सही उत्तर है 4 सेगमेंट। व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर गैस वेल्डिंग अ पाइप विद वॉल थिकनेस 6 mm। अगर 6 mm वॉल थिकनेस है, यानी कि वो पाइप के प्लेट की मोटाई तो 6 mm है और उसकी आपको गैस वेल्डिंग करनी है, तो किस प्रकार की आप वी लगाएंगे? आप उसमें सिंगल वी लगाएंगे, बाहर की तरफ सिंगल वी लगाएंगे। डबल वी तब लगाएंगे, पहली बात तो आपका पाइप इतना बड़ा होना चाहिए कि वेल्डर उसके अंदर घुस के बैठ के वेल्डिंग कर सके, तब पीछे की तरफ से वेल्डिंग हो पाएगी। तो सिर्फ ऊपर की तरफ से ही वेल्डिंग की जाती है पाइप पे, तो एक सिंगल वी लगाई जाती है, राइट। तो इसका सही उत्तर है ए, सिंगल वी। हाउ मैनी इक्वल डिवीजन शुड बी मेड फॉर डेवलपिंग अ टी पाइप जॉइंट। ओके, टी पाइप जॉइंट ये है आपके सामने, और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जो पाइप टी बनाएगा, जो ब्रांच है, उसका डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए। तो डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं इसको, मैं तो देहाती हूँ भाई। डेवलपमेंट करने के लिए हम इस पाइप के सरकमफ्रेंस को बराबर हिस्सों में बांटते हैं, और जितने ज़्यादा बराबर हिस्सों में आप बांट दोगे उतना ही आपके पास करेक्ट डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर क्या लिखी हुई है? 12। तो इसका सही उत्तर इन चारों ऑप्शन में हुआ 12। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान चाप से निकलने वाले छोटे धातु के कणों का क्या नाम है? उन्हें स्पैटर कहते हैं बच्चों। वो ऐसे पतंगों की तरह उड़ के जहाँ से जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है, आर्क वेल्डिंग में, ऐसे धातु के बहुत छोटे छोटे पतंगे आप कह सकते हैं उनको, वो उड़ के इधर उधर गिरते हैं। कुछ प्लेट पे चिपक जाते हैं, कुछ हमारे कपड़ों पे आके गिरते हैं, इसीलिए तो हम ये वो सारे एप्रन वगैरह पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। तो स्लैग नहीं कहते, स्लैग तो वो लेयर होती है जो ठंडा होने के बाद ऊपर बनता है। स्टब एंड, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, वो बचा हुआ जो टुकड़ा है इलेक्ट्रोड का, उसको स्टब एंड कहते हैं। और वेल्ड मेटल तो जो वेल्डिंग हो गई, आपके पास मेटलर्जिकल जॉइंट जो आपको प्राप्त हो गया, उसको हम वेल्ड मेटल कहते हैं। हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ नोजल फॉर गॉजिंग इज आइडेंटिफाइड। जो गॉजिंग, पहले तो आप ये समझ लीजिए गॉजिंग किसको कहते हैं। अगर हमें कहीं से वेल्डिंग को हटाना हो, मतलब वेल्डिंग हमने कर दी, या तो उसमें कोई डिफेक्ट आ गए, या फिर वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी बार हम वेल्डिंग को दोबारा करेंगे ना हटा के, उतने ही हमारा हीट अफेक्टेड जोन जो है वो और ज़्यादा उसकी मेटलर्जी ख़राब होती चली जाएगी। तो कोशिश ये करें पहली बार में सही वेल्डिंग होनी चाहिए। पर किसी वजह से अगर हमें वेल्डिंग को हटाना ही पड़े, तो सबसे अच्छा तरीका है ग्राइंडिंग करो, उसकी पावर ग्राइंडर से ग्राइंड कर दो,
क्योंकि फ्लेम से अगर आप बैक गॉजिंग करोगे, गॉजिंग कहते हैं वेल्डिंग को हटाना, गॉजिंग अगर फ्लेम से कर रहे हो तो और ज़्यादा हीट इनपुट आप अपनी पेरेंट मेटल में दे रहे हैं। पर फिर भी कभी कभी नोज़ल से यानी कि गैस से, फ्लेम से हम गॉजिंग करते हैं, वेल्डिंग को काटते हैं। तो गॉजिंग के लिए जो नोज़ल होती है वो एक हल्की सी, आप गॉजिंग किसी भी नोज़ल से कर सकते हो, आपने देखा भी होगा वेल्डिंग को काटते हुए किसी भी नोज़ल से काट देते हैं। वेल्डिंग को, जो वेल्ड मेटल है उसको पिघलाना है, बस ये समझ लो आप, हटाना है उसको ताकि वो दोनों पार्ट अलग हो जाएं और दोबारा वेल्डिंग करेंगे हम उस पर। तो गॉजिंग जब हम करते हैं तो एक स्पेशल नोज़ल होती है, वो हल्की सी मुड़ी हुई होती है भाई, उसमें 3 होल भी हो सकते हैं, उसमें 6 होल भी हो सकते हैं, मतलब जो प्री हीटिंग होल उसको कहते हैं। तो वो हल्की सी झुकी हुई होती है, बेंड होती है, उसको हम गॉजिंग नोज़ल कहते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है स्लाइटली बेंट, मतलब हल्की सी बेंट, स्लाइटली मतलब बहुत थोड़ा सा बेंट नोज़ल विद सर्कुलर प्री हीटिंग 6 होल्स। ये 6 होल्स भी हो सकते हैं, ये 3 होल्स भी हो सकते हैं, उसमें उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी शेप स्लाइटली बेंट होती है। तो इसका आंसर है 4 यानी कि डी। What does the 4th digit indicates as per AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग? AWS की इलेक्ट्रोड कोडिंग की जो 4th डिजिट है यानी कि 4 नंबर है, जैसे 6013 में जो 3 है वो क्या बताता है आपको? वो 2 चीज़ें बताता है। एक तो आपका ये बताता है कि उसमें AWS की बात कर रहा हूँ, IS की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो बताता है कि उसमें कोटिंग किस तरीके की हुई है, मतलब उसमें जो फ्लक्स आपने लगाया है वो किस कैटेगरी का है, वो सेलुलोज है, वो र्यूटाइल है। सेलुलोज मतलब हाइड्रोकार्बन्स का कोई फ्लक्स आपने लगाया है, र्यूटाइल मतलब टिटेनियम डाइऑक्साइड आपने फ्लक्स में, बेस टिटेनियम डाइऑक्साइड का है, और या फिर वो लो हाइड्रोजन कोटिंग है जिसको हम कैल्शियम कंपाउंड का एक बेसिक उसको हम कहते हैं, बेसिक आपका फ्लक्स कोटिंग है। और साथ साथ ये 4th डिजिट ये भी बताता है कि इसमें कौन सी पोलैरिटी में ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड काम करेगी। तो इसके 2 आंसर हैं। वेल्डिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक, यस ये आंसर हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ पहली 2 डिजिट बताती हैं। वेल्डिंग पोजीशन अभी पहले भी देख चुके, 3री डिजिट बताती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 4th डिजिट जो लास्ट डिजिट होती है, और कभी कभी ये 5th डिजिट भी हो सकती है क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी 3 डिजिट में भी आती है। ओके, सो आखिरी ऑप्शन है इसका टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। अब भाई यहाँ पर कंफ्यूजन फिर कर दिया भारत स्किल ऐप। इसका आंसर वेल्डिंग करंट भी है और ए भी है और डी भी है, दोनों हैं। वेल्डिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक भी बताती है 4th डिजिट आपको कि ये इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग पोलैरिटी पे चलेगा, कौन कौन सी वेल्डिंग पोलैरिटी इस करंट को, मतलब इस इलेक्ट्रोड के लिए सही है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, पर अगर मुझे इन दोनों में से चुनना पड़े तो मैं डी चुनूंगा, और आपके आंसर की में भी ये आंसर सही है। टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग आपका AWS का 4th डिजिट बताता है इलेक्ट्रोड की क्लासिफिकेशन का। 136 व्हाट इज द बेवल एंगल फॉर पाइप वेल्डिंग बट जॉइंट इफ वॉल थिकनेस इज मोर देन 5 mm? अगर 5 mm से ज़्यादा थिकनेस है, पाइप वेल्डिंग की बात हो रही है, तो आप क्या बेवल बनाएंगे? इसमें से एक भी आंसर सही नहीं लग रहा मुझे। ये क्वेश्चन या तो गलत फ्रेम हुआ है, या ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, या मेरी जानकारी कम है। भाई ये पूछना चाह रहे हैं बेवल एंगल, इंक्लूडेड एंगल इन्होंने नहीं लिखा है। बेवल एंगल एक पार्ट पे जो आपने वर्टिकल से एंगल बनाया है उसको हम बेवल एंगल कहते हैं। बेवल एंगल 60 डिग्री, अगर छोटे से छोटा भी मैं इसमें आंसर लगा दूं तो भी इंक्लूडेड एंगल जो है 120 डिग्री बन जाता है। 120 डिग्री 5 mm से ऊपर की प्लेट पे कौन बनाता है भैया? टोटल एंगल आपका होना चाहिए 70 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। वैसे 55 और 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर 70 भी आप मान लो तो बेवल एंगल उसका आधा हुआ, तो 35 डिग्री इसमें आंसर लिखा होना चाहिए था, वो कहीं लिखा नहीं है। आंसर की में ये आंसर दे रखा है 75 डिग्री। 75 का मतलब हो गया 150 टोटल एंगल हो गया। अगर बेवल एंगल आपका 75 है तो टोटल ग्रूव का एंगल हो गया आपका 150 डिग्री। 150 डिग्री तो 180 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। आप उसको ग्रूव बनाते बनाते उसकी थिकनेस थोड़ी ख़त्म कर दोगे। तो ये क्वेश्चन गलत है। फिर भी आप परीक्षाओं के लिए, अगर हो सकता है ये परीक्षा में, क्योंकि वहाँ पे तो क्वेश्चन बैंक से उठ के आएंगे आपके पास सवाल, पता नहीं आपकी किस्मत में कौन सा सवाल हो, तो हो सकता है ये आ जाए। और आप इसको अगर सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एंगल इन्होंने दिया है 75 डिग्री। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन इनवैलिड है।
व्हाट इज़ द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन? कास्ट आयरन को हम वेल्डिंग करने से पहले उसको थोड़ा गर्म करते, लगभग 200 से 350 डिग्री के बीच में। तो इसका सही आंसर नीचे देखते हैं, क्या इसका सही आंसर जो है 200 से 310 डिग्री सेंटीग्रेड। यस, ये आंसर इसका सही है, ठीक है, क्योंकि 200 कम से कम 200 होना चाहिए, ये बात बस इतना ध्यान रखना। तो जहाँ पर 200 नीचे लिखा हुआ है, कास्ट आयरन को कभी भी आप वेल्डिंग करें तो पहले उसको फ्लेम से हीट कर लें, अच्छी तरह गर्म कर लें, और जब वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाए उसका टेम्परेचर, तब उस पर आप गैस वेल्डिंग करनी शुरू करें। व्हाट इज़ द रूट रन? रूट रन क्या है? जब भी हम किसी वेल्डिंग को करते हैं तो जो पहला हम रन लगाते हैं उसको हम रूट रन कहते हैं। ये रूट रन बैकिंग के साथ भी लग सकता है और विदाउट बैकिंग भी लग सकता है। आप बैकिंग के बारे में तो हम समझ लिए ना, कि अगर नीचे हमने कोई एडिशनल प्लेट लगा रखी है, बैकिंग प्लेट लगा रखी है, और रूट रन दोनों प्लेट, उसके ऊपर दोनों प्लेटों के किनारे हमने रख दिए और बीच में हमने वेल्डिंग कर दी, तो बैकिंग प्लेट के साथ भी होती है और बिना बैकिंग के भी हो सकती है। रूट रन के ऊपर जो दूसरी वेल्डिंग की हम लेयर लगाते हैं, दूसरी लाइन लगाते हैं, उसमें बैकिंग रूट रन देता है, मतलब बैकिंग उसमें वेल्ड मेटल ही होता है हमेशा। फर्स्ट जो रन होता है उसको हम रूट रन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बैकिंग रन नहीं है, द फर्स्ट रन इज रूट रन। बी ऑप्शन इसका सही है, थर्ड और सेकंड इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल अ नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड? जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती फ्लक्स की, उसको हम बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। बेयर इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती। बेस इलेक्ट्रोड उसको नहीं कहते, और डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड भी उसको नहीं कहते, उनका तो पेनिट्रेशन बहुत कम होता है बच्चों, उसको हम बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड? इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? उसकी डायमीटर से, और वो भी इनर कोर के वायर के। तो लेंथ से नहीं करते, इलेक्ट्रोड के साइज़ को हम हमेशा उसके डायमीटर से बताते हैं। 3.15 mm, 2.5 mm, लेंथ से नहीं बताते। थिकनेस ऑफ फ्लक्स कोटिंग, मतलब जो उसके ऊपर परत चढ़ाई हुई है आपने फ्लक्स की, उसकी कितनी थिकनेस की फ्लक्स चढ़ाई हुई है, इससे भी हम इलेक्ट्रोड को नहीं उसका साइज़ बताते। करेक्टरिस्टिक तो बताते हैं हैवीली कोटेड, लेकिन साइज़ नहीं बताते। साइज़ हमेशा उसका इनर कोर के डायमीटर से बताते हैं। डायमीटर ओवरऑल ऑफ इलेक्ट्रोड, ओवरऑल डायमीटर से भी नहीं बताते, जो फ्लक्स के ऊपर का डायमीटर है उससे कभी नहीं बताते। जो कोर वायर है, अंदर का जो धातु का वायर है, उसके डायमीटर से बताते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है, डायमीटर ऑफ इनर कोर वायर। 142nd क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेंथ्स अवेलेबल इन द मार्केट? मानक, स्टैंडर्ड को मानक लिख दिया उन्होंने, मतलब जो बहुत कॉमनली इलेक्ट्रोड की लंबाई मार्केट में उपलब्ध है वो कौन कौन सी हैं? वो हैं 350 और 450। ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विद पिच 0.8 mm? अच्छा देखिए, हेक्सा ब्लेड के जो पिच है, पिच मतलब क्या होता है कि दो बराबर जो उसके कटिंग टीथ हैं, जो दांतें हैं, उनके बीच में कितना गैप है। तो ये जो 0.8 वाला है, इसमें तो बहुत छोटा हुआ है, यानी कि 1 mm से भी छोटा है। इससे ज़्यादा करीब तो हम टीथ को लाना भी नहीं चाहिए। तो ये सबसे पतला, मतलब छोटी पिच है। और ये पिच कैसे हम गिनते हैं उसको, 0.8 mm को कैसे नापेंगे? हम 1 इंच में कितने दांतें हैं उनको गिन लेते हैं। तो अगर 1 इंच में 32 दांत हैं या 24 दांत हैं या 16 दांत हैं, तो 25.4 को 32 से डिवाइड कर दो तो आपको पिच निकल जाएगी, वो पिच आएगी 0.8। तो इसको हम फाइन पिच कहते हैं। फाइन मतलब सबसे ज़्यादा महीन। मीडियम होती है 1.6 या 1.2, और 2 mm तक की पिच भी होती है, वो कोर्स होती है। तो ये 0.8 mm के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये फाइन पिच कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर एक्स इंडिकेट इन द इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन ऑफ EB5426H1JX? इसमें जो आखिर में जो ये एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है? ये IS स्टैंडर्ड हैं, IS कोडिंग ऑफ स्टिक इलेक्ट्रोड की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो EB लिखा रहता है ना, AWS में तो E से शुरू हो जाता है, लेकिन अगर EB लिखा है, ER लिखा है, EC लिखा है या ERR लिखा है, ये सारे IS स्टैंडर्ड की कोडिंग है। तो इसमें जो आखिर में X लिखा है वो बताता है रेडियोग्राफी क्वालिटी इलेक्ट्रोड है। मतलब अगर आप इस इलेक्ट्रोड को कोई स्किल्ड वेल्डर इसको अब चलाएगा, इससे वेल्डिंग करेगा,
तो वो वेल्डिंग जो है उसका अगर आप एक्सरे भी कर लोगे, यानी कि रेडियोग्राफी उसकी टेस्टिंग कर लोगे, तो ये उसमें पास हो जाएगी इलेक्ट्रोड, इतनी क्वालिटी से ये इलेक्ट्रोड बनी हुई है, राइट।